हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 12 है। राजन सीरीज का जो ये चल रहा है आप लोगों का बाल विकास, ये ख़त्म होने के कगार पे है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 तक पढ़ा था, जहाँ पे हमने बताया था कि बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। ये लेक्चर नंबर 12 है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से, बाल निर्देशन का महत्व। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनको, ताकि डीएलएड के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें फ़ायदा और लाभ उठा सकें वीडियो लेक्चर का और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है और वहाँ से टेलीग्राम से जाके आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वीडियोस होंगे उस वहाँ पे पीडीएफ वहीं पे डाले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है, बाल निर्देशन का महत्व बताइए। तो बाल निर्देशन का महत्व क्या होता है आपको बताना है। तो बाल निर्देशन का महत्व क्या है? बाल निर्देशन से शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं की जानकारी मिलती है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालकों की रुचियों की जानकारी मिलती है, उनकी क्षमताओं, बालकों की क्षमताओं और बालकों की रुचियों, ये इम्पोर्टेंट है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। बाल निर्देशन की सहायता से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान स्पष्ट कीजिए, अथवा सीखने में समुदाय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भी हमारे आसपास समुदाय हैं वो सीखने में वो सक्रिय सदस्य हैं, उनके मोटिवेशन क्या होते हैं और उनके क्या योगदान है, क्या महत्व है, उसी को बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है। समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 65 है, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है? मानसिक विकास पहले समझ लेते हैं। बालक का समाजीकरण परिवार से ही आरंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं, बालक भी वैसे ही व्यवहार का अनुकरण करता है। यानी कि जिसके परिवार में जैसा जो व्यवहार करेंगे परिवार वाले, बालक वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसे ही उसके अंदर संस्कार जाएंगे। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण आदि अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। यहाँ पे देखिए गलत दे दिया है, यहाँ पे सामाजिक विकास पूछा है तो मानसिक विकास का अर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास, ये यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे सामाजिक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 66 है, सृजनात्मकता क्या है? बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, यानी कि क्रिएटिविटी का विकास कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा लिख लेते हैं। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे होगा? बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए हेतु आवश्यक है कि उनके शिक्षक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का हो। यानी कि बालक के सृजनात्मक होने से ही नहीं मतलब है, अपितु शिक्षक भी क्या होना चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट के होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिवृत्ति, क्रिएटिव एटीट्यूड को प्रोत्साहित करने में समर्थ होने चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनमें आत्मविश्वास भरें। परिपक्वता को परिभाषित कीजिए अथवा परिपक्वता पर टिप्पणी लिखें। ठीक है,
तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, मैच्योरेशन को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है और उस पर संक्षेप में टिप्पणी करना है। क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि 25 वर्ष की आयु को ही हम परिपक्व एज मान सकते हैं और कहा जाता है, मतलब माना जाता है। और इस एज तक मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण विकास हो जाता है और शारीरिक पूर्णता भी अग्रसर होती है। बोरिंग के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिपक्वता का डिफिनीशन लिख लेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेन किया है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक का कथन देके उनसे स्पष्ट किया गया है, तो ये लिखने का टाइप है। परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया का व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या है? परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और वह शीघ्र सीख जाता है। यानी कि परिपक्वता का प्राप्त होते ही व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ और विकास हो जाता है और शीघ्र सीखने लगता है। तो समझिए को व्यक्ति परिपक्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं? नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट करना है। देखिए मूल्यों के विकास से आशा है नैतिक मूल्यों के विकास और सामाजिक मूल्यों के विकास का बालकों में होना। नैतिक मूल्य का मतलब बस नैतिकता नहीं होना, यानी कि नैतिक विकास के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का विकास हो। यानी कि नैतिक मूल्य क्या है? जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरों को कष्ट न पहुँचे, उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। जैसे सत्यता, ईमानदारी क्या है? नैतिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्य क्या है? समाज में ही व्यक्ति जन्म लेते हैं और उसी में उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए दूसरों को सहयोग देने की आदतों को विकसित हो गया हो तो इसे ही सामाजिक मूल्य कहते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य ये है कि हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और मानव सभ्यता जब से बनी हुई है लोग समाज में ही रहते हैं। तो अतः कहने का मतलब ये है कि सामाजिक मूल्य इंसान के अंदर होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे का हेल्प करने की आदत होनी चाहिए। इसी सारे गुणों को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी उसके परिवार तथा विद्यालय की है। देखिए बच्चों के अंदर नैतिकता और सामाजिकता का गुण परिवार से पहले मिलता है, उसके बाद विद्यालय हो जाता है। तो विद्यालय में उसे भिन्न माध्यमों, पाठ्यक्रमों के अनुसार उन्हें सिखाए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या है या कितने प्रकार का होता है, अथवा बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण से आशा है वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पे बुद्धि का परीक्षण जिस नियम कानून से किया जाए या जिस तरीके से किया जाए वो बुद्धि परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य जैसे गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना, समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, भाषा योग्यता, लैंग्वेज एबिलिटी। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, तो बुद्धि परीक्षण के कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रशासन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रकाशित किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक ही व्यक्ति क्या होता है, इस पे केंद्र बिंदु होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? यानी कि ये एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये क्या है, ग्रुप्ड है, ग्रुप टाइप का है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। यानी कि जो भी स्टडीज निकलते हैं कि चूहों पर प्रयोग हुए, इतने इंसानों पर इस दवा का प्रयोग हुआ, ठीक है, या इतने लोगों को यहाँ पर रखा गया, तो जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं अगर ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग, अगर उनके बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है किसी मानक को निर्धारित करके, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अगर किसी हम या आप को यहाँ पे बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है किसी टीचर के माध्यम से या किसी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से, तो वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आएगा, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है?
तो सीखने में स्थानांतरण से ऐसा क्या है, सीखने में स्थानांतरण को अधिगम अंतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। कैंडलैंड के अनुसार, अब एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे। अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। यानी कि जो हम पहले सीखे गए हैं, सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव है। स्थानांतरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं पॉजिटिव स्थानांतरण, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण करते हैं। यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर है किस चीज़ का? अगर वो पहले हम कोई भी ज्ञान सीखे हैं, ठीक है, अर्जित किए हैं, और वही जो पुराना ज्ञान है हमारा, जो कोई नया ज्ञान सीख रहे हैं, इस नए ज्ञान को सीखने में अगर ये सहयोग दे रहा है तो ये धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या हो जाएगा? जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में क्या हो जाएगा? बाधक हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दिया, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? चाइल्डहुड से, यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे बाल्यावस्था कहते हैं, उसी को परिभाषित करना है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है, यानी कि प्रारंभिक कह सकते हैं या प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। किशोरावस्था आ गया आपका, 6 से 12 बाल्यावस्था हो गया, ठीक। अब यहाँ पे किशोरावस्था कब हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 से 14 वर्ष से होता है, ठीक है, परंतु इसमें भी मतभेद है, परंतु व्यक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी कि जो किशोरावस्था है ये व्यक्तिक भिन्नता होने के कारण कोई इसकी आयु सीमा रेखा नहीं है, वो एक मानक माना गया है कि 12 से 18 या 13 से 14 वर्ष से स्टार्ट होता है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल भिन्न भिन्न आयु से आरंभ होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18-19 वर्ष तक मानी गई है, यानी कि 12 से 18 मानी गई है, लगभग एस्पेक्ट वही है, मोस्ट एक्यूरेट वही माना जाता है। बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। मानसिक बुद्धिलब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट में ये देखना जरूरी है। तो बुद्धिलब्धि से आपका क्या तात्पर्य है? तो बताइए। बुद्धिलब्धि के विषय में बीने का मत था कि आयु वृद्धि के साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर बालक के एज में वृद्धि हो रही है, एज में ग्रोथ हो रहा है या एज बढ़ रहा है, तो उसके ज्ञान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी कारण इसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु, यानी कि आने वाले आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को, यानी कि कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। कोल और ब्रूस के अनुसार हम लोग देखेंगे बुद्धिलब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, यानी कि मानसिक योग्यता में बालक के किस गति से विकास हो रहा है, ये कोल और ब्रूस ने कहा था। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष, यानी कि ये वास्तविक आयु नीचे हर में हो जाएगा, और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, उसकी IQ निकल जाएगी, तो 120 इसकी IQ आ जाएगी। यह बालक सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि ये क्या आ जाएगा? सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमान है, जिसकी IQ 120 है। IQ टेबल होता है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, IQ टेबल के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन करना है। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, जन्म से 6 वर्ष तक इसको माना जाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था के प्रमुख संवेग क्या हैं? क्रोध है, भय है,
तथा प्रेम है। यानी कि शैशवावस्था में 3 प्रकार के संवेग मुख्यतः देखे जाते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। शैशवावस्था में भी संवेगात्मक विकास दिखाई देता है जो इस प्रकार है। पहला क्या है? क्रोध है। बच्चा जब जन्म से 6 वर्ष के बीच में होता है तो उसके अंदर 3 प्रकार के संवेगात्मक विकास के अंतर्गत संवेग होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। तो क्रोध को समझते हैं। बालक जब 1 वर्ष से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी दूध की बोतल उसके मुख से छीन ली जाती है तो उसके प्रति गुस्सा दिखता है और अपना पैर पटकता है, हाथ मारता है और खींचता है। ये तो आप लोगों को पता है कि बच्चे गुस्साते हैं, ठीक। प्रेम, वह अपनी माँ को पहचानता है और उससे अलग करने पर शिशु रोने लगता है। जैसे बच्चा छोटे अपनी माँ को छोड़ के किसी के पास नहीं जाता है बचपन में, छोटे जब इन्फेंसी स्टेज में रहता है तो शिशु में भय भी दिखाई देता है, ठीक है। जैसे तेज बोलने पर रोने लगता है, डांट देने पर रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भय का संवेग है। यानी कि शैशवावस्था में 3 संवेग हो गए, क्रोध, भय, प्रेम। अब देखिए यहाँ पे माध्य से आप क्या समझते हैं, सॉरी, माध्य से आप क्या समझते हैं? माध्य से आशा क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त मापनों के सर्वाधिक विश्वसनीयता एवं स्थिर माप माध्य होता है। किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य माध्य कहलाता है। यानी कि किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों को योग करेंगे और जितना अंक हो जाएंगे उसको विभाजित करने पे जो मूल्य प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5-6 डाटा दिया है, इन सबको जोड़ के जितने नंबर ऑफ डाटास हैं उनमें से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। माध्यिका से मीडियन, मीडियन से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से ऐसा क्या है? माध्यिका श्रेणी में मध्य बिंदु है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है। जैसे यहाँ पे 4 डाटा दिए गए हैं, ठीक है, तो ये 1, 2 और 2, इन दोनों के बीच में जो डाटा होंगे वो क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका ज्ञात करने की 2 विधि हैं। एक होती है अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना, एक होता है ग्रुप्ड डाटा यानी कि व्यवस्थित डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। यानी कि 2 प्रकार के डाटा दिए गए हैं, ठीक है। बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? बुद्धि क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि सोचने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंकिंग। बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। यानी कि बुद्धि जितना उसके अंदर जैसी होगी उसके वो ऐसा ही आचरण करेगा और वैसे ही पर्सनालिटी वाला होगा। तो एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखा जाए, बकिंघम के अनुसार क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि के प्रकार, देखिए बुद्धि के प्रकार बताना है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक सामाजिक बुद्धि, एक स्थूल बुद्धि और एक अमूर्त बुद्धि। यानी कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक सोशल इंटेलिजेंस और एक स्थूल बुद्धि और सबसे लास्ट फॉर्मल इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उसके साथ व्यवहार करने की योग्यता क्या हो जाएगी? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि व्यक्ति के साथ हमें एक दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से बातचीत करना है और उन्हें हमें किस प्रकार से उनके व्यवहारों की योग्यता को जांचना परखना है, ये हमारे अंदर अगर ये गुण पाए जाते हैं तो हमारे अंदर सामाजिक बुद्धि की अधिकता मानी जाएगी। स्थूल बुद्धि क्या है? इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। यानी कि विभिन्न वस्तु और प्रयोग है उन्हें हम करें और उनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालें। अमूर्त बुद्धि क्या है? इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से है। देखिए जो मैथमेटिक्स होता है वो मैथमेटिक्स को कोई देखा नहीं है तो वो माइंड मैप बना के समझा जाता है और उसे एज्यूम किया जाता है, हम अपने माइंड में स्कीमा बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ये अमूर्त बुद्धि यानी मैथमेटिक्स हो गए, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि लब्धि से आशा क्या है? मीनिंग ऑफ IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। इससे मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण,
रोहित कक्षा 8 में पढ़ता है, जिसकी वास्तविक आयु 13 वर्ष है, वो 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो मानसिक आयु क्या है, 15 वर्ष है, वास्तविक आयु 13 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, मानसिक आयु 15 हो जाएगी, वास्तविक आयु 13 वर्ष हो जाएगी। 100 से गुणा कर देंगे तो 1500/3 हो जाएगी, डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा 115.4, यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि वाला वो बालक है। देखिए ये 79 क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, भाषा विकास के सिद्धांत हैं। भाषा विकास के कितने सिद्धांत हैं, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाइए। भाषा विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। भाषा का विकास स्वतः होता है, वो भाषा कोई हो जाए, हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ये क्या होती है, स्वतः होती है। जिस भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति लंदन जाता है, अमेरिका जाता है, तो वहाँ से इंग्लिश सीख के आता है, तो कहीं ना कहीं अनुकरण किया है, अपने वातावरण से देखा है, और वह स्वयं से सीखा है या पढ़ा हुआ होता है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास, शैशवावस्था में भाषा का विकास, यानी कि जन्म से जो 6 वर्ष के बालक है उनमें भाषा का जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब कोई भाषा उसे नहीं जानता है। इस समय बच्चा केवल रोना और मुस्कुराना जानता है। बच्चा 6 माह में अ, ई आदि स्वर बोलना जान लेता है। यानी कि बच्चा जब 6 माह का होता है तो ये अ, आ, ई बोलना जान लेता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। 2 वर्ष तक बालक 120 शब्दों को जान लेता है। यानी कि 6 वर्ष तक केवल अ, आ, ई इस टाइप की बोलता है बच्चा। और जब 1 वर्ष का हो जाता है तो बालक 3 शब्द बोलता है। और बालक जब 2 वर्ष का हो जाता है तो बालक 120 शब्दों को जान लेता है। और जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो ये क्या करता है, सेंटेंस बोलने लगता है बालक। यानी कि देखिए यहाँ पे 6 वर्ष में वो अ ई बोलना नहीं करता, आ ई लगता है बच्चा करने, तो ये अ और ई बोलने लगता है। और 1 वर्ष में 120 शब्द बोलता है। और 3 वर्ष में बालक वाक्य सेंटेंस बोलने लगता है, सीख जाता है। और बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, 4 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में 2070 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप ये बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से जुड़ जाइए आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए, PDF मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये राजन सीरीज जो बाल विकास है ये ख़त्म होने वाला है। हमने पूरे सीरीज को ख़त्म कर दिया है। अति लघु, उत्तरी लघु, बहुविकल्पी जो भी है, ये सारे वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में ही 2-3 वीडियो लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों को डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।